भारत में एक ऐसी धरती है जो आप कह सकते हैं महज एक राज्य नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की आत्मा है। ये जमीन है श्री राम की, श्री कृष्ण की और भगवान बुद्ध की, और यही जमीन भारत की पहचान का केंद्र भी है। तो चलिए आज उत्तर प्रदेश की इस 4000 साल पुरानी महागाथा को परत दर परत समझते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि एक कड़वी राजनीतिक सच्चाई है। सही मायनों में ये राज्य देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करता है। आखिर इसी धरती ने तो भारत को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। लेकिन राजनीति से भी कहीं बढ़कर ये संस्कृति, आस्था और शक्ति का एक जीता जागता संगम है। यहीं की मिट्टी से लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे वीरों ने जन्म लिया, और यहीं की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला अध्याय है देवताओं और ऋषियों की भूमि। यहां हम ये जानेंगे कि आखिर कैसे इस क्षेत्र ने भारत की आध्यात्मिक नींव रखी। अच्छा, उत्तर प्रदेश का इतिहास आखिर कितना पुराना है? जरा सोचिए, प्रतापगढ़ में 10,000 साल पुराने मानव अवशेष मिले हैं, और लहुरा देवा में तो करीब 9,000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य भी। वैदिक काल में तो इसे ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। और सबसे दिलचस्प बात, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत के जो 16 महाजनपद थे उनमें से आधे यानी कि 8 इसी धरती पर बसे थे। इससे पता चलता है कि ये क्षेत्र हमेशा से सत्ता और सभ्यता का एक बड़ा केंद्र रहा है। ये वही भूमि है जो भारत के 2 महान महाकाव्यों रामायण और महाभारत की कथा भूमि है। अयोध्या यही है, हस्तिनापुर भी यही था। ये वाल्मीकि, वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महान ऋषियों की तपोभूमि रही है। और हां, यही सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। तो चलिए अब दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, साम्राज्यों का पुरस्कार। इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये क्षेत्र हमेशा से भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों का दिल रहा है। मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक हर बड़े साम्राज्य ने उत्तर प्रदेश से ही अपनी ताकत को संभाला। सम्राट अशोक ने सारनाथ में स्तंभ और स्तूप बनवाए। कुषाणों के समय मथुरा कला का स्वर्ण युग देखा गया। गुप्त काल में हिंदू कला और संस्कृति का जबरदस्त विकास हुआ, और मुगलों ने तो आगरा और फतेहपुर सीकरी से शासन करते हुए ताजमहल जैसी विश्व धरोहर हमें दी। खासकर मुगल साम्राज्य के दौरान यहां एक अनोखी गंगा जमुनी तहजीब का विकास हुआ। ये हिंदू और इस्लामी संस्कृतियों का एक ऐसा खूबसूरत संगम था जहां कला, भाषा और रहन सहन में 2 महान धाराएं एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गईं जिसका असर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आज भी महसूस किया जाता है। लेकिन तब क्या होता है जब शासक खुद शासित हो जाते हैं? ये सवाल हमें कहानी के एक नए और बहुत ही नाटकीय मोड़ पर ले जाता है। अब शुरू होता है तीसरा अध्याय, स्वतंत्रता की चिंगारी। ये दौर था संघर्ष का, परिवर्तन का, जब मुगलों का सूरज डूब रहा था और एक नई ताकत का उदय हो रहा था। हुआ ये कि 18वीं शताब्दी में जैसे जैसे मुगल सत्ता कमजोर हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। उन्होंने धीरे धीरे स्थानीय शासकों से सत्ता छीनकर उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन कर दिया। और फिर साल आया 1857। क्रांति की वो चिंगारी मेरठ से भड़की, और देखते देखते ये विद्रोह पूरे उत्तर भारत में एक आग की तरह फैल गया, जिसका केंद्र, जिसका एपिसेंटर उत्तर प्रदेश ही था। रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जैसे नायकों ने इसका नेतृत्व किया। इस महान विद्रोह के बाद कंपनी का शासन तो खत्म हो गया, लेकिन यह पूरा क्षेत्र सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंतिम अध्याय में, एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण। इसमें हम 20वीं सदी और स्वतंत्र भारत में इस क्षेत्र की भूमिका को देखेंगे। समय के साथ इस प्रांत का नाम भी बदला। देखिए, 1902 में इसे यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध कहा जाता था, और फिर 1950 में इसे अपना आज का नाम मिला, उत्तर प्रदेश। 20वीं सदी में कई बड़े प्रशासनिक बदलाव हुए। 1920 में राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ शिफ्ट हो गई। 1947 में यह स्वतंत्र भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई बना, और फिर सन 2000 में इसके उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र को अलग करके एक नए राज्य उत्तराखंड का गठन किया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक अहमियत आज भी उतनी ही गहरी है जितनी इतिहास में थी। इस राज्य ने देश को जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक कुल 8 प्रधानमंत्री दिए हैं। ये किसी भी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा है। सचमुच ये एक किंग मेकर राज्य है।
पिछले 4000 सालों से इस भूमि ने भारत की नियति को आकार दिया है। इसने साम्राज्यों का उठना और गिरना देखा है, क्रांति की आग देखी है और एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण भी देखा है। अब सवाल ये है, इसका अगला अध्याय क्या होगा?